सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को शशि भूषण दास का सत साहेब। भगत समाज, आप सभी लोगों ने वीडियो के प्रथम भाग को देखा सुना। उस वीडियो में 4/11/2014 तक का न्यायालय में की गई कानूनी कार्रवाई का विश्लेषण किया था। अब उसके आगे की कानूनी कार्रवाई का विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप लोगों ने उसमें देखा सुना होगा कि न्यायालय ने निर्देश दिया था कि निर्धारित तिथि 5/11/2014 को अवमानना वाली केस की सुनवाई के सिलसिले में केवल समिति के अध्यक्ष राम कंवर ढाका, संत रामपाल जी महाराज जी एवं डॉक्टर ओपी हुड्डा न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे तथा समिति के सदस्यों या भक्तों को उपस्थित नहीं होना है। इस आदेश के आलोक में निर्धारित तिथि 5/11/2014 को क्या क्या हुए उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। निर्धारित तिथि 5/11/2014 को केवल डॉक्टर ओपी हुड्डा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुआ। राम कंवर ढाका चंडीगढ़ में उपस्थित था किंतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। हमारे सतगुरुदेव जी को ये आरएस समिति आश्रम में हाईजैक किए रहा, जिसके कारण वे इस तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय के समक्ष हमारे सतगुरुदेव जी के अधिवक्ता द्वारा वह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो डॉक्टर ओपी हुड्डा द्वारा हमारे सतगुरुदेव जी के लिए जारी की गई थी। न्यायालय ने मेडिकल सर्टिफिकेट का अवलोकन किया तथा पाया कि डॉक्टर ओपी हुड्डा ने प्रमाणित किया है कि बाबा रामपाल कंजक्टिविटी से पीड़ित था। न्यायालय जारी प्रमाण पत्र से संतुष्ट नहीं है तथा किसी भी सूरत में कंजक्टिविटी प्रॉब्लम के आधार पर बाबा रामपाल जी महाराज की अनुपस्थिति माफ़ी के काबिल नहीं है। न्यायालय ने मेडिकल सर्टिफिकेट को केवल आदेश का पालन नहीं करने के लिए सम्मानपूर्वक तैयार किया गया एक लंगड़ा बहाना माना है तथा मेडिकल ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया है। राम कंवर ढाका के अधिवक्ता श्री आरएस हुड्डा का कहना है कि राम कंवर ढाका न्यायालय में आने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी समिति के सदस्यों ने उन्हें इस अदालत में आने से रोक दिया। राम कंवर ढाका द्वारा दी गई ऐसी दुस्साहसिक व्याख्या को न्यायालय ने गंभीरता से लिया। केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस समिति के लगभग 40,000 सदस्यों ने आज रेलवे स्टेशन पर जमावड़ा लगाया है और पुलिस बैरक को भी तोड़ने की दुस्साहस की। न्यायालय ने अपने निर्देशों का राम कंवर ढाका एवं बाबा रामपाल द्वारा इंटेंशनली अवज्ञा किया जाना बताया और उक्त लोगों के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया तथा हरियाणा के डीजीपी एवं गृह सचिव को दिनांक 10/11/2014 तक
वारंट का निष्पादन कर उक्त लोगों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ध्यान होगा कि इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज का करौंथा कांड जब 2006 में जेल में थे तो 2008 में उनकी जमानत चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सिंगल बेंच से हुई थी। उच्च न्यायालय ने अपने रिकॉर्ड रखने वाले रजिस्ट्री कार्यालय को निर्देश किया कि बाबा रामपाल को करौंथा कांड में दिनांक 14/5/2008 को इस न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की गई थी। उस जमानत से संबंधित अभिलेख को निर्धारित तिथि 10/11/2014 को न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें, ऐसा निर्देश रजिस्ट्री कार्यालय को न्यायालय ने दिया। इस तरह उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की डिवीज़न बेंच न्यायमूर्ति एम जयपॉल एवं न्यायमूर्ति लिसा गिल ने आदेश पारित किया, जिसका प्रति स्क्रीन पर आप देख पढ़ सकते हैं। आगे निर्धारित तिथि 10/11/2014 को क्या होता है कि इस तिथि पर राम कंवर ढाका ने एक शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में एक आवेदन दिया कि वे 5/11/2014 को सुनवाई के दौरान अदालत में आने का इरादा रखते थे, लेकिन रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में एकत्रित RSS के सदस्यों ने अदालत में आने की अनुमति नहीं दी, अर्थात रोक दिए। चूँकि परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए 5/11/2014 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, ऐसा राम कंवर ढाका का कहना है। न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया कि राम कंवर ढाका का उपरोक्त रुख इस अदालत द्वारा उनके खिलाफ अवमानना का सामना करने के लिए दिए गए आदेशों के प्रति केवल उनके सामंजस्यपूर्ण रवैये को अपनाया है। अर्थात कहने का मतलब है कि RSS समिति के सदस्यों द्वारा उन्हें रोकने की बात बिल्कुल झूठ एवं तरतीबी है। चूँकि राम कंवर ढाका को पुलिस गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष लाए गए हैं, इसलिए न्याय हित में उन्हें CJM चंडीगढ़ के सामने पेश होने के लिए निर्देशित किया जाता है और CJM चंडीगढ़ को उनके यानी राम कंवर ढाका द्वारा बॉन्ड के निष्पादन पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश किया तथा राम कंवर ढाका को हर एक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए बंधित किया, जब तक कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई न्यायालय द्वारा छूट नहीं दी जाए। सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जारी वारंट का न तो निष्पादन हुआ और न गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष लाया गया। इस संबंध में श्री SN वशिष्ठ DGP हरियाणा के रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक न्यायालय ने देखा और पाया कि संत श्री रामपाल जी महाराज के खिलाफ जारी वारंट का निष्पादन नहीं होने के दो बातें सामने आई है। प्रथम तो यह कि हरियाणा राज्य को प्रदान की गई पुलिस बल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। दूसरा आधार दिखाया गया है कि मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार संत रामपाल जी महाराज गंभीर रूप से बीमार थे। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर MK गर्ग SMO, डॉक्टर नरेश सतरंगी फिजिशियन,
एवं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह थे, जो जनरल हॉस्पिटल हिसार के थे। अधिवक्ता अनूप गुप्ता, जो इस केस में सहायता करने हेतु न्यायमित्र के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता यानी एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किए थे। एमिकस क्यूरिया श्री अनूप गुप्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि डीसी हिसार ने वर्चुअली यात्रा की थी और डॉक्टरों की एक टीम को रामपाल की चिकित्सा की स्थिति का आकलन करने के लिए नामित किया था। आगे बताए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने में राज्य की इच्छा शक्ति की कमी है। डीजीपी हरियाणा द्वारा दी गई रिपोर्ट में हरियाणा राज्य एवं रामपाल जी महाराज के बीच मिली भगत की बू आती है। इन्होंने वास्तव में तर्क दिया कि इस अदालत द्वारा पारित आदेशों को निष्पादित करने में राज्य द्वारा दिखाए गए लापरवाही, उदासीनता एवं तिरस्कार के लिए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के साथ साथ गृह सचिव हरियाणा को भी अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। डीजीपी हरियाणा का वकील BR महाजन का तर्क था कि जिला स्तर पर स्थानीय चिकित्सक मेडिकल बोर्ड से जुड़े थे, जिसमें से एक शिष्य द्वारा रामपाल जी महाराज के बीमार होने की सूचना की सत्यता का परीक्षण किया गया था। आगे अदालत को आश्वासन दिया कि अगर कुछ और समय दिया जाता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जारी वारंट को निष्पादन करने का अंजाम दिया जाएगा। गुरु जी का अधिवक्ता श्री RS राय जी ने कोर्ट से कहा कि संत श्री रामपाल जी महाराज इस अदालत के समक्ष पेश होंगे जब उनकी चिकित्सा स्थिति में सुधार होगा। उक्त तरह से सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने अपना मत दिया कि मेडिकल बोर्ड का गठन इस न्यायालय के बिना स्वीकृति के डीसी हिसार द्वारा की गई है। अगर पुलिस अधिकारी संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने पर वास्तव में पाया कि वे गंभीर रूप से बीमार थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, तो पुलिस अधिकारी को इस अदालत से संपर्क कर अवश्य दिशा निर्देश मांगने चाहिए था। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस तरह से अदालत के निर्देशों के बिना मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, उस तरीके से न्यायालय खुश नहीं है। ये ऐसा कार्य न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन करने से बचने के लिए किया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा संत रामपाल जी महाराज की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से न्यायालय पूरी तरह से असंतुष्ट है। ये सारे दृष्टिकोण जो अदालत के सामने पेश किए गए हैं, केवल पुलिस अधिकारियों के चेहरे को बचाने के लिए की गई है। इस तरह से न्यायालय ने वारंट का निष्पादन नहीं करने का पूर्णतः दोषी पुलिस पदाधिकारी पर डाला। एमिकस क्यूरिया द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि हथियारों से लैस शिष्यों की एक बड़ी संख्या सतलोक आश्रम बरवाला में एकत्रित हुई है, जहां पर प्रिंट मीडिया ने छपी रिपोर्ट के अनुसार संत
रामपाल जी महाराज जी ने शरण ली है। न्यायालय का कहना है कि रामपाल जी महाराज जी का यह धारणा कि कानून के लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंच पाएंगे गलत है। कानून के इतने लंबे हाथ हैं कि वे बैंकर में भी छुपे हुए होंगे तो भी बाहर निकाल लिया जाएगा। न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए गुरुजी के विरुद्ध पुनः नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया तथा डीजीपी एवं गृह सचिव हरियाणा को निर्देश दिया कि वारंट का निष्पादन कर संत श्री रामपाल जी महाराज को न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाए। आपको पूर्व में बताया गया है कि करौंथा कांड जो 2006 में घटित हुई थी, उस कांड में गुरुजी को जमानत इसी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से जमानत 2/4/2008 को स्वीकृत हुई थी। न्यायालय ने कहा कि यदि रामपाल जी महाराज न्यायालय के प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं तो उनके मिली जमानत को रद्द करने का अधिकार न्यायालय रखती है। न्यायालय में आने से बचने के लिए न्यायालय के प्रक्रिया में कोई व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं तो जमानत कर दी जाएगी। इसकी सूचना न्यायालय ने गुरुजी के अधिवक्ता RS राय एवं जूनियर अधिवक्ता गौतम दत्त को दी गई कि वह गुरुजी को सूचित करे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तिथि तक गुरुजी का करौंथा कांड में मिली जमानत को रद्द नहीं किया गया था और RSS समिति चाहता था कि गुरुजी का जमानत रद्द हो जाए ताकि वे जेल चले जाएं। इसी मंसूबा को RSS समिति ने अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाते गया। अगर ऐसा नहीं करता तो परमात्मा को एक दिन भी जेल का जाने की परिस्थितियां नहीं बनती। न्यायालय ने अपना मत व्यक्त करते हुए जारी वारंट का निष्पादन करने एवं गुरुजी को निर्धारित तिथि 17/11/2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। इस तरह आदेश दिनांक 10/11/2014 का जो प्रति है वह आप स्क्रीन पर देख पढ़ सकते हैं। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/11/2014 की जानकारी या सूचना RSS समिति एवं मैनेजमेंट को मिलती रही। आप लोगों ने ABP न्यूज़ चैनल वाले द्वारा दिखाए जा रहे लाइव में देखा सुना होगा कि राम कंवर ढाका कह रहा था कि सतगुरुदेव जी 17/11/2014 को स्वयं भी न्यायालय में जाना चाहें तो उन्हें 1 लाख लोगों के लाशों से गुजरना होगा। गुरु जी का भाई महेंद्र भी मीडिया के समक्ष कह रहा था कि जमानत खारिज करते हैं तो न्यायालय में नहीं जाने देंगे। न्यायालय ने 17/11/2014 के पूर्व तक गुरु जी का जमानत रद्द नहीं किया, बल्कि न्यायालय ने कहा था कि यदि कानूनी प्रक्रिया में व्यवधान डालते हैं तो गुरु जी की जमानत रद्द कर दी जाएगी, जो करौंथा कांड में मिला है। तो फिर ये महेंद्र जो RSS समिति का उपाध्यक्ष है, गुरु जी को क्यों नहीं उपस्थित होने देना चाहते थे? क्योंकि ये खुद शासकों की तरह अपने पिता भाइयों को मार या जेल में डाल गद्दी हथियाने का मंसूबा पाल रखे थे। आज आप लोगों के बीच इस RSS समिति का उपाध्यक्ष
महेंद्र अवैध रूप से गद्दी हासिल कर काल की तरह अपना आदेश चला रहा है, मगर अब इस काल के खाल उतारने का समय आ गया है, बहुत ही नज़दीक समय है। अब मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में चल रहे अदालत की अवमानना वाले केस में दिनांक 17/11/2014 को हुई कानूनी प्रक्रिया का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जो इस प्रकार है। इस तिथि को न्यायालय में राम कंवर ढाका एवं डॉक्टर OP हुड्डा उपस्थित थे। राम कंवर ढाका ने इस मुकदमा में 10/11/2014 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा ली थी। यदि गुरुजी को उस वक्त जाने देते तो गुरुजी की भी उसी समय जमानत स्वीकृत हो जाती, किंतु ये RSS के लोगों ने तो उन्हें बंधक बनाकर रख लिया था। ये RSS समिति के लोगों ने पुलिस को वारंट का निष्पादन भी नहीं करने दिया। भक्तों में भ्रमणा फैलाकर उन्हें गुरुजी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। कुछ लोगों को ये RSS समिति ने बंदी भी बना लिया था। छोटे छोटे बच्चों एवं स्त्रियों को ये RSS समिति अपनी सुरक्षा हेतु गुरुजी के आदेश का भ्रम डालकर ढाल बना लिया, जिसका पूर्ण आरोप गुरुजी पर निर्धारित हुआ। आप सभी न्यूज़ चैनल आदि के माध्यम से वहाँ का स्थिति देखा जाना होगा। ये सभी RSS के पदाधिकारी एवं इनके कमांडो ने हरियाणा पुलिस को शांतिपूर्वक वारंट का निष्पादन नहीं करने दिए। बिना वारंट का निष्पादन किए पुलिस जब इस तिथि को न्यायालय पहुंची तो न्यायालय ने पुलिस को काफ़ी फटकार लगाई थी। न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरिया की बहस था कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तरफ से न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करूँगा कि इस अदालत द्वारा लागू किए जाने वाले कानून को अभियुक्त यानी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया। यह वास्तव में संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ने का संकेत है, जिसमें पुलिस बल को उपेक्षापूर्ण नीति अपनाने के कारण है। आगे कथन करते हैं कि न केवल गृह मंत्रालय के पुलिस बल को बल्कि हरियाणा के CM को भी इससे अवमानना से बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ दिनांक 16/11/2014 को 7:30 बजे शाम से सतलोक आश्रम परिसर के पास से तैनात पुलिस बल को हटा लिया गया था। इनका कहना था कि जब तक कोई निर्देश गवर्नमेंट का नहीं होता तो पुलिस बल को वहाँ से नहीं हटाया जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सरकार नहीं चाहती कि वारंट को निष्पादन करना। सरकार के ही निर्देश पर वहाँ से पुलिस बल हटाई गई है। अतः DGP एवं गृह सचिव तथा CM हरियाणा के खिलाफ अवमानना शुरू किया जाना चाहिए। गुरुजी का वकील ने न्यायालय में उपस्थित था। यहाँ हम आप सभी भक्तों को बता देना चाहते हैं कि गुरुजी का प्रारंभ में अधिवक्ता श्री RS राय जी थे। आज दिनांक 17/11/2014 को अधिवक्ता श्री RS राय जी के स्थान पर
अधिवक्ता श्री एस.के. गर्ग नरवाना को नियुक्त किया गया गुरुजी के तरफ से कार्य करने हेतु। इन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय से प्रार्थना किया कि संत रामपाल जी महाराज अति शीघ्र न्यायालय में आएंगे, एक थोड़ी समय न्यायालय से चाहूँगा। श्रीनिवास वशिष्ठ डीजीपी हरियाणा के अधिवक्ता श्री बी.आर. महाजन ने डीजीपी का रिपोर्ट शपथ के साथ प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि एमिकस क्यूरिया जैसे कथन करते हैं वह बिल्कुल झूठ है। सतलोक आश्रम के परिसर के पास से पुलिस बल को नहीं हटाया गया था, बल्कि उस स्थिति में पुलिस एक्शन लिया जाता तो भारी निर्दोष मानव जीवन का नुकसान हो सकता था। इसलिए पुलिस बल न्यायालय के आदेशों को निष्पादन करने की ऐसी रणनीति बनाई है ताकि कम से कम मानव जीवन की क्षति हो। इसलिए डीजीपी, गृह सचिव एवं सीएम के खिलाफ अवमानना शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता। न्यायालय के समक्ष तथ्य है कि जारी किए गए वारंट को पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पादित नहीं किए गए। हरियाणा सरकार का वकील ने बताया कि न्यायालय के आदेश का निष्पादन करने के लिए सतलोक आश्रम में जाने से रोकने के लिए भारी मात्रा में महिलाएं एवं बच्चों का ढाल बनाकर वॉलंटियर को आश्रम के सुरक्षा में तैनात किया गया था। न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल जी महाराज मानव शील्ड बनाकर सतलोक आश्रम में छिपा है। पुलिस को जारी वारंट का निष्पादन करने के लिए दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी द्वारा वारंट का निष्पादन नहीं होने से जनता में इसका गलत संदेश भेजने के जैसा है। इससे लोकतंत्र पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः गलत काम करने वालों के लिए कानून के लंबे हाथों को बनाए रखने के लिए इस तरह के रणनीति का कठोरता से पालन करना ही होगा। न्यायालय ने अपना आदेश पारित करते हुए डीजीपी हरियाणा एवं गृह सचिव पी.के. महापात्रा से पूछा कि जारी वारंट को कितने दिनों में निष्पादित कर सकेंगे। इस पर डीजीपी हरियाणा एवं गृह सचिव पी.के. महापात्रा के अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि 3-4 दिन में वारंट का निष्पादन अवश्य कर दी जाएगी। इस पर न्यायालय ने उक्त मुकदमा में अगली तिथि 21/11/2014 को निर्धारित की तथा निर्देशित किया कि इस तिथि तक अवश्य निष्पादन कर सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। यदि निर्धारित तिथि तक निष्पादन नहीं करते पाए जाते हैं तो डीजीपी एस.एन. वशिष्ठ जी एवं गृह सचिव पी.के. महापात्रा जवाब देने के लिए स्वयं दोनों न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17/11/2014 का आदेश का प्रति आप स्क्रीन पर देख पढ़ सकते हैं। इस तरह से हरियाणा सरकार के पुलिस बल को न्यायालय ने खरी खोटी सुननी पड़ी तथा आगे निष्पादन नहीं होने पर अदालत अवमानना का दोषी होने का धमकी को लेकर पुलिस ने दिनांक 18/11/2014 को काफ़ी आक्रामक होकर न्यायालय के आदेशों को पालन करने को मजबूर हुई। पुलिस बल को आक्रामक होने के लिए दोनों तरफ से दबाव मिला।
एक तरफ से न्यायालय कानून का पालना करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दबाव देता था, तो दूसरी तरफ से असंवैधानिक तरीके से आरएसएस समिति के खुरफाती दिमाग पुलिस को आक्रामक होने के लिए दबाव दे रहा था, जिसका परिणाम 18/11/2014 को असंवैधानिक एवं संवैधानिक के बीच हुई लड़ाई को बरवाला कांड के नाम से जाना गया, जिसमें निर्दोष एवं पाप रहित संत रामपाल जी महाराज जी को इस लड़ाई का दोनों पक्षों द्वारा बनाया गया, जिसमें पालरे पर रख तौला जाए तो सारा दोष आरएसएस समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों का है, क्योंकि आरएसएस समिति ने ही इस कांड का बीज 14/7/2014 को हिसार कोर्ट में डाला। अनुयायी के बीच सतगुरुदेव जी का आदेश बता बीज को सींचा, बड़ा हुआ, पौधा बना और फल 18/11/2014 को बरवाला कांड के रूप में हम भक्तों को प्राप्त हुआ। सतगुरुदेव जी महाराज 19/11/2014 को पुलिस अभिरक्षा में आए। उन्हें पुलिस पंचकूला में मेडिकल चेकअप के बाद दिनांक 20/11/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय में दिनांक 20/11/2014 को जो प्रक्रियाएं हुई उसे संक्षिप्त रूप में आप तक रख रहा हूं। न्यायालय में सतगुरुदेव जी के सीनियर अधिवक्ता श्री एस.के. गर्ग नरवाना एवं सहायक अधिवक्ता दिलबाग सिंह उपस्थित थे। सीनियर अधिवक्ता श्री एस.के. गर्ग नरवाना ने गुरु जी के दिए बयान के आधार पर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किए कि संत रामपाल जी महाराज को सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में कैद में रखे थे, अर्थात बंधक बने हुए थे, इसलिए वे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की स्थिति में नहीं थे। न्यायालय ने ऐसा समीशन सुनकर हतप्रभ रह गया और विचार दिया कि इसके पहले तो जो भी समीशन में प्ली लिया जाता रहा वह यह कि संत रामपाल जी महाराज सीरियस रूप से बीमार थे। इस संबंध में उनकी ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत की गई थी। जो हो ऐसा हो भी सकता है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम हिसार को निर्देशित किया कि इस अवमानना वाली केस में संत रामपाल जी महाराज द्वारा यदि पर्सनल एवं सिक्योरिटी बॉन्ड के निष्पादन की जाती है तो उस सिक्योरिटी बॉन्ड निष्पादन पर संतुष्ट हो सीजीएम उन्हें जमानत पर रिहा कर दे। इस तरह उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ ने गुरु जी का जमानत स्वीकृत करते हुए अगली निर्धारित तिथि 28/11/2014 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। साथ ही सीजेएम हिसार के पास इस आदेश को फैक्स के माध्यम से भेजने हेतु रजिस्ट्री कार्यालय को निर्देशित किया। दिनांक 20/11/2014 के आदेश का प्रति स्क्रीन पर
आप देख पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बरवाला कांड कारित होने के पूर्व से कांड के बाद सतगुरुदेव जी को उच्च न्यायालय में प्रथम दिन प्रस्तुत होने तक का घटना चक्र संबंधित बातें आप सभी के समक्ष रख दिया। इसके बाद बरवाला कांड कारित होने के बाद का घटना चक्र, इस मुकदमा में क्या क्या प्रक्रिया उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में हुई, अगले वीडियो पार्ट 3 के माध्यम से आप लोगों तक रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इस दास को अलविदा दी जाए। सभी भक्त समाज को मुंशी भूषण दास का सत साहेब। किसी भी भगत समाज को कोई शंका उत्पन्न हो तो निसंकोच इस दास का मोबाइल नंबर 99 315 92 093, पुनः 99 315 92 093 पर संपर्क कर सकते हैं। सत साहेब।